वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको जो पास पेपर 2020 का जो पास पेपर था उसको मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें हम इंग्लिश के एमसीक्यूज़ करेंगे, मैथ्स का भी मैं कवर करवाऊंगा, और एग्रीकल्चर होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है। तो इन सब के एमसीक्यूज़ हम इसमें, और जॉब रिलेटेड होगा तो ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी डिटेल में होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, ठीक है ना, और आप बाकी पोर्शन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने हर एक के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। जीके का अलग प्लेलिस्ट है, जॉब रिलेटेड का अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एग्रीकल्चर हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब डेशन पहला जो सवाल है वो ये है, नंबर हुज, ठीक है ना, हुज 3% इज़ 60, हुज 3% इज़ 60 इज़, ठीक है। और आपको ऑप्शन गिवन होंगे 200, ठीक है। ये मैं पास पेपर से सारा कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मैं पूरा सलूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा। 3000 हो गया, फिर सेकंड में 6000 हो गया, और फिर इसमें डी ऑप्शन में क्या होगा वो 9000 है, ठीक है। और ये 2000 है, ठीक है। ये तो अब देखो इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, तो ये इसको तरीका सुन ले, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है हुज नंबर, हुज नंबर क्या है, हम इसको सपोज करते हैं, लेट नंबर इज़, हम क्या है वो एक्स क्या करते हैं, हम इसको सपोज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या इज़ आया है ना, इसको आप क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, उसको आप इक्वल के साथ क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इज़ आया ना, यहाँ पर क्या करेंगे, इसी का आप इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर हुज, नंबर कौन है, हमने क्या सपोज किया है, उसको हमने एक्स क्या किया वो सपोज किया, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। हुज नंबर हुज 3%, ये हमने क्या किया, 3% हमने लिख दिया। इज़, इसको कि मैंने क्या बताया था कि आपको इक्वल के थ्रू क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, तो हमने इसको यहाँ पर इक्वल लगा दिया इज़, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है 60, और हमने क्या किया यहाँ पर 60 लिख दिया, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया इसको इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। नंबर हो तो हमें नंबर नहीं पता, वो हमने सपोज किया, लेट किया है कि वो हमारे पास नंबर क्या है, एक्स वाई जी जो भी है, ठीक है। और क्या किया, हमने x लिख दिया, मल्टीप्लाई किया क्या 3% के साथ, और इज़, इसको हमने क्या किया, इसके साथ इसको हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इक्वल के साथ क्या किया, रिप्लेस किया, ठीक है। यहाँ पर हमने इक्वल लगा दिया, और क्या किया, यहाँ पर हमने 60 लिख दिया जो कि हमें सवाल में गिवन है, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में इसको क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये देखो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 3% क्या होता है, 3/100 होती है, ठीक है। और ये क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो ये x3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x, बेसिक मैथ है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स मैथ्स है, डिवाइडेड बाई 100, और ये क्या होगा 60 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम x मालूम कर रहे हैं ना, ठीक है ना, कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा है x हुज 3% इज 60, वो x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3x यहाँ पर आ जाएगा, और 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। याद रखो कि इक्वेशन में यहाँ पर क्या, यहाँ इसमें क्या है, यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पर जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक रूल है। तो फिर क्या हो गया, अभी आपका क्या हो गया, 3x रह गया, और ये क्या हो गया 100, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, ये 600 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3x आ गया, और ये क्या आ गया, और सॉरी ये 600 नहीं है, ये 60 है, ठीक है। ये देखो ये 60 है, ठीक है। बाद वक़्त मुझे फिक्स फिगर लिखते हुए मुझसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप ख़ुद भी इसको ठीक किया करें, ठीक है। बिल्कुल लकीर की फ़कीर ना बने, ठीक है। अगर कभी मैंने 60 की जगह मैंने कोई 600 लिख दिया तो आप इसको ख़ुद से क्या करें, 60 ही एज्यूम करें, ठीक है। बाद वक़्त मुझे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। किसी ने कमेंट बॉक्स में भी इसको पॉइंट आउट किया, तो मैंने कहा आप ख़ुद भी इसको चीज़ों को देख लिया करें, ठीक है। ख़ुद भी पता चल जाता है कि ये मिस्टेकनली उसने यूज़ किया है। तो अब ये क्या होगा, हमने क्या किया, इसको क्या किया, एक्स को हमने रिमूव करने के लिए किया, इसको साथ 3 के साथ हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये 3 कट गया, हमारे पास सिर्फ एक्स रह गया, और ठीक है। और 3 को हम यहाँ पर भी ज़ाहिर है डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूने 6 हो गया, और 0 0 0, तो मतलब ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2000 आ गई है, ठीक है। ये बेसिकली क्या, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, नंबर होज 3% इज 60
इस क्या होगा वो क्या, इसका ऑप्शन ये है 2000 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को अपने इक्वेशन की फॉर्म में बेसिकली क्या है उसको कन्वर्ट करनी है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ZTBL पोस्ट के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बेसिकली एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसका टाइटल ये है, ठीक है ना, ये देखो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट OG3 ZTBL, ये प्लेलिस्ट पूरा मौजूद है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ZTBL से जितने भी इन्फॉर्मेशन है OG3 पोस्ट के लिए वो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होगा, सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है ना वो क्या होगी, इसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली क्या होगी एज OG3 ऑफिसर, इनिशियल पोस्टिंग, बोनसेस, ये सारा के सर एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है ना, श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह हो गए वो साइन करवाते हैं या नहीं करवाते, वो सारे का सारा डिटेल के इस वीडियो के अंदर आपको सारे का सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना वो क्या होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो इन प्लेलिस्ट को आप जो है ना वो देख सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप इस पोस्ट से रिलेटेड आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट डियर सुन के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक दिया होगा, ठीक है। अच्छा डियर सुन, फिर हम जीके को भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था जीके से रिलेटेड था, ठीक है ना, कि फर्स्ट जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था, ठीक है ना, वो बेसिकली कब हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। तो याद रखो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली जो आपका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ना, पहले आप ये समझे कि इसका पर्पस क्या था, ठीक है ना। पहले इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या था वो इसलिए उनको फार्मूलेट किया गया था टू फार्मूलेट, ठीक है ना। इनका पर्पस क्या था वो मैं बता रहा हूँ, एम क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, टू फार्मूलेट LATE, टू फार्मूलेट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। फ्यूचर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फार्मुलेट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सजेशंस। मेरी रेटिंग आपको सही अच्छी नहीं है लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू फार्मुलेट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सजेशन गिवन बाय इंडियन लीडर्स, ठीक है ना। यानी बेसिकली क्या था, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था वो ये था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमिन करना था, ठीक है, उनसे इंडियन लीडर से सजेशन लेके, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या था, उनको कंडक्ट किया गया था। अब सवाल जो क्वेश्चन में आया था वो पूछा गया था, डेट पूछा गया था कि कब क्या होता बिगेन हुआ था, कब ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टेबल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। ये सुन, ये बेसिकली क्या था, ये नवंबर, ठीक है ना, नवंबर 30 क्या था 1930 को बेसिकली ये स्टार्ट हुआ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पूरे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट की अभी बता रहा हूँ जो आपसे MCQs में पूछा गया था 2023 के जो पेपर में। तो 30 नवंबर 2023 को बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर ये हेल्ड हुआ था, ये बेसिकली आपका जो लंदन है ये वहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था। और एंड कहाँ पर हुआ था, ये तो स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, स्टार्टिंग जो डेट है। और फिर ये इख्तिताम इनका कब हुआ था, ये जनवरी, ठीक है ना, जनवरी 1931 को उनका इख्तिताम हो गया था, एंड हो गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फिर डेशन आ जाती हैं आपका सेकंड, ठीक है, जो आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था, ठीक है ना। तो आप याद रखो कि ये 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था और उसी साल क्या हुआ था एंड ही हुआ था, ठीक है, 1 दिसंबर 1931। आप एटलीस्ट क्या करें, ये जो साल जो है ना उनको याद रखें, ठीक है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसी साल शुरू हुआ था 1931 में, उसी साल को क्या होता वो एंड हुआ था, ठीक है। और ये इनका एंडिंग डेट है, और सॉरी स्टार्टिंग डेट है, और ये इनका एंडिंग डेट है। और ये कहाँ पर हुआ था, वही सिटी में, लंदन में बेसिकली क्या होता वही हुआ था, ठीक है। ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली कब हुआ था, वो बेसिकली नवंबर, ठीक है, नवंबर क्या होता 1932 में, यानी नेक्स्ट ईयर क्या होता वो आपका 1932 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और वो भी क्या होता बेसिकली आपका लंदन में बेसिकली क्या होता वो हुआ था, ठीक है। और फिर एंड कब हुआ था, ये दिसंबर 1932 में, उसी साल बेसिकली क्या होता 1932 में
एंड हो गया था, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और उनका मतलब ये था, मकसद ये था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करना था, वो उसके लिए उनको फार्मुलेट करना था, ठीक है, बेस्ड ऑन सजेशन फ्रॉम इंडियन लीडर्स, ठीक है। फिर डेट सुन, नेक्स्ट सवाल पूछा था कि बताओ कि ये तो आपको पता ही होगा और किसी का कि परसेंटेज ऑफ जो आपकी जो ना वो पेमेंट ऑफ ज़कात है, ठीक है ना, वो कितनी है, परसेंटेज ऑफ पेमेंट ऑफ ज़कात की जो शर्रा है वो क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, 2.5% है, ठीक है। ये भी पूछा गया था। अच्छा, फिर इस्लामियात में से ये पूछा गया था कि कौन सा पिलर ऑफ इस्लाम है, ठीक है ना, विच पिलर ऑफ इस्लाम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, विच पिलर ऑफ इस्लाम, अबाउट विच पिलर ऑफ इस्लाम इट इज़ सेड डैट, इनके बारे में कहा गया कि ये क्या है, आर्मर है, ठीक है ना, आर्मर है, ठीक है। तो वो बेसिकली कौम है, वो आपका सोम है, ठीक है ना, सोम, ठीक है। इसके बारे में क्या बेसिकली कहा है, ये जो पिलर ऑफ इस्लाम है, इनके बारे में कहा क्या कहा है कि ये आर्मर है, ठीक है। और ये सोम बेसिकली रोज़ा है, ठीक है ना, सोम, फास्टिंग जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको आर्मर कहा है, ठीक है। और आपको पता है कि पिलर ऑफ इस्लाम कितने हैं टोटल, जो है ना बेसिकली क्या है आपके 5 बेसिकली क्या है इस्लाम के जो ना वो पिलर्स हैं, ठीक है। जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जो है ना डिक्लेरेशन ऑफ फेथ जिसे कहते हैं, ठीक है ना, अल्लाह पे यकीन रखना, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ या शहादा इसे कहते हैं। गाइस, फिर ये सवाल आया था कि जो फर्स्ट जो बायोग्राफी था, ठीक है ना, बायोग्राफी, ठीक है ना, बायोग्राफी क्या होती है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ के बारे में कोई और बंदा लिखता है, ठीक है, ये बायोग्राफी होती है। और एक होती है ऑटोबायोग्राफी, यानी आप खुद अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जो हैपनिंग्स हुई हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके बारे में जब आप खुद लिखते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी होते हैं। लेकिन बायोग्राफी क्या हो जाती है, जब कोई और क्या होता है, किसी शख्सियत के बारे में वो कोई चीज़ लिखता है कोई और बंदा, तो उसको कहते हैं, उसको बायोग्राफी कहती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बायोग्राफी क्या हो जाती है, आप होली प्रॉफिट, ठीक है ना, आप होली प्रॉफिट, ठीक है ना, पीस बी अपॉन हिम, ठीक है ना, वाज रिटन बाय, वो कौन था, उस बंदे का नाम क्या था जिन्होंने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बायोग्राफी लिखी थी, वो उसका नाम था, उस बंदे का नाम ये पूछा गया था, इब्ने इश्क है या इश्क है, ठीक है ना, ये इस बंदे का नाम है। अच्छा, उसकी बुक का टाइटल का क्या नाम था, ठीक है ना, उसका क्या नाम था, उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसका नाम था सीरत रसूलुल्लाह, ठीक है ना। तो ये इस बुक ने, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने, ठीक है ना, ये अतर है, ठीक है ना, ये उसने सबसे पहले जन क्या था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या गया था, उसने बायोग्राफी लिखी थी कि इब्ने इसिक ने, और उस बुक का टाइटल क्या था, सीरत रसूलुल्लाह, उसका नाम था टाइटल, ठीक है। फिर ये सवाल पूछा गया था, ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, अगर आपको फार्मूला आता हो, द प्राइस ऑफ बुक इंक्रीजेज फ्राम 120 टू 150, ठीक है ना, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, में परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है, ठीक है। तो बेसिकली आप मुझे ये बताएं कि ये इसकी प्राइस थी 120, ये क्या थी, उसकी ओरिजिनल क्या थी, उनकी प्राइस थी, ठीक है ना, ओरिजिनल बिगिनिंग में जो थी, और फिर क्या हो गई, ये बाद में 150 को क्या गई, वो इंक्रीज़ करी, तो इजाफा कितने का आया, इजाफा इसमें कितने का है, वो 30 का इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला, ठीक है, डिफरेंस क्या करेंगे, उसका ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय किसके ऊपर, डिवाइडेड इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, ओरिजिनल प्राइस की थी 120 थी, ठीक है, 120 से क्या हो गया, उनको इंक्रीज़ होकर वो 150 बाद में हो गई थी, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है, वो क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम परसेंटेज की फॉर्म में आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप परसेंटेज की फॉर्म में आप आंसर निकालते हैं तो वहाँ पर आप 100 आप लाजमी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्मूला इसका क्या बन गया, देखो देर सुन, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो उन दोनों का डिफरेंस है वो आप ऊपर लिखते हैं, जो इसका जो ओरिजिनल कोई जो क्या होता है प्राइस होता है, वो आप क्या करते हैं, वो नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, वो 100 करते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो इसमें परसेंटेज जो इंक्रीज़ आया है, ठीक है ना, परसेंटेज जो इंक्रीज़ आया है वो फिर क्या करते हैं, आप उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो भी ओरिजिनल चीज़ प्राइस है या कोई भी चीज़ है वो आप क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो से कट गया, ठीक है ना, और 2 6 12 हो गया, और 2 1 2 2 5 10 हो गया है, ठीक है।
और 2 3 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 5 10 हो गया, 3 कम 5 3 3 5 3 5 15 हो गया, और 5 5 25 हो गया है। ठीक है, 5 5 25 हो गया है। ठीक है जी सुन, तो आपका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या आ गया, वो 25% क्या होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन में गया कि गिवन थे, 35% आपको गिवन था, फिर आपका क्या आता है 25% भी आपको गिवन था, और फिर क्या आता 115 क्या होगा वो परसेंट गिवन था। ठीक है, और डी में नन ऑफ दीज था। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 25% है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फाइंड भी आपको करके दिखाया। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दो फिगर्स का जो भी है, फिर इसमें जो ओरिजिनल फिगर है उसको आप नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज़। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज़। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट 5 की बात कर रहे हैं, 9 के मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो अब 9 के मल्टीपल क्या हो जाती हैं, पहले 5, 9 मतलब 9, 9 दूने 18, 9 3 27, 9 4 36, और 9 5 45। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 नंबर, ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, 14, पाँचवा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 9 के 5 क्या हो गए, वो मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, ये 9 के 5 मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इनकी एवरेज हमें क्या करो, फाइंड करके दे दो। वो एवरेज की वो बात कर रहे हैं, तो एवरेज क्या निकलती है, इसको सम ऑफ करके इन नंबर को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, और जी ये जितने नंबर है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाई 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम उसको ये हम वो करेंगे, ये हम ऐड कर लेंगे ऊपर वाला, तो हमारे पास आ जाएगा 135 आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 2 ने 10, और 3 आ गया, 5 7 35 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 27 बेसिकली क्या होगा, वो आपका करेक्ट क्या होगा, वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ऑप्शन जो बी क्या था वो करेक्ट था। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, उन नंबर्स का आपने मल्टीपल निकालने हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने एवरेज निकालनी है, इनको सम करना है, और ये जितने टोटल जितने नंबर है इसको ऊपर डिवाइड कर देना है, और जस्ट आपने ऐड करके डिवाइड करके आपने आंसर निकाल देना है। सिंपल इज़ डैट। फिर ये जॉब रिलेटेड से सवाल आया था। ठीक है, पोर्शन से, ये जो मैनेजमेंट साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, मैं जो उनका लेक्चर देता हूँ, जो हमारे जो पेड क्लासेस चल रही होती हैं, तो उनको मैं बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ बोथ प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। आप पहले समझते हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है ना, ये इसलिए मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नए हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स नहीं है, तो उनको ये चीज़ों का नहीं पता। ठीक है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, इनमें से दो चीज़ें आ जाती है। जब आपका डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल आता है, और इसके अंदर डायरेक्ट क्या होता है, वो लेबर आता है। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, देखो एक क्या होता है, कार होती है। ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चर होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो कार के लिए जो ज़ाहिर है स्टील जो होता है, ठीक है ना, स्टील होता है, ये उनके लिए क्या होता है, वो रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, और ये स्टील क्या है, ये उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल है। तो ये बेसिकली रिएक्शन क्या है, डायरेक्ट मटेरियल बेसिकली क्या होगा, ये कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो स्टील यूज़ होती है वो क्या हो जाती है, वो डायरेक्ट मटेरियल होती है, क्योंकि वो कार को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए वो यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट मटेरियल समझा दिया। और डायरेक्ट लेबर क्या होता है, देखो कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए, असम्बलिंग करने के लिए वहाँ पर कोई लेबर भी तो काम कर रहे होंगे। ठीक है, असेंबल करना वगैरह सब कुछ करना। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, कार के ऊपर जो कार लेबर का काम कर रहे होते हैं वो आपकी डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, तो प्राइम कास्ट के अंदर मेनली डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आ जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, कन्वर्जन कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन बेसिकली कॉस्ट लिखा हुआ है। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आपकी क्या आ जाती है, डायरेक्ट लेबर आ जाती है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आ जाती हैं, और फिर क्या आ जाती हैं आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, डायरेक्ट लेबर प्लस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब डेफिनेशन क्या हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या हो जाती है,
मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर ओवरहेड है, ठीक है ना, ये ओवरहेड है, ठीक है ना। जितने भी देशों में क्या हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चे आते हैं ना, जो भी इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो सारे इनके साथ आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जो जितने भी इनडायरेक्ट जो है ना आपकी जो कॉस्ट्स है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो यूज़ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या हो गया, फैक्ट्री का कोई रेंट हो गया, ठीक है ना, वो फैक्ट्री जिसके अंदर कार मैन्युफैक्चर हो रही है ना, उस कंट्री का फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है ना, उसकी कोई ठीक है, इनका रेंट हो गया, फिर इसके अलावा इसकी यूटिलिटी क्या हो गई, बिल्स हो गए, ये सारे क्या हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर कोई मशीनरी बेसिकली क्या हो जाती है, वो यूज़ होती है, उसके ऊपर क्या हो जाती है, जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, जो एक फ़िक्स एसेट की वैल्यू में जब कमी आती है ना, डिक्रीज़ आता है, ठीक है। जैसे मशीनरी हो गई, एक फ़िक्स एसेट है, ठीक है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिज़नेस में यूज़ होना है, ठीक है। तो उनकी जब वैल्यू में कमी आ जाती है, उनको हम डिप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो उनका बेसिकली ख़र्चा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री में कोई सुपरवाइज़र क्या होगा, लगा होगा ना, कोई सुपरवाइज़र हो गया, कोई क्या होगा, कोई इंजीनियर होगा, ठीक है ना, या कोई मेंटेनेंस वगैरह स्टाफ हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, उनके सारे क्या हो जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। तो आपको क्या देखो, इसमें दोनों देखो, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर, क्या ये भी प्राइम कास्ट है, और कन्वर्जन कास्ट में भी क्या हो जाता है, आपका डायरेक्ट लेबर आ जाता है। इसका मतलब ये कि ये दोनों में क्या है, बेसिकली ये कॉमन कास्ट है, ठीक है। प्राइम कास्ट के अंदर भी डायरेक्ट लेबर आ जाता है और कन्वर्जन कास्ट के अंदर भी आपका डायरेक्ट लेबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कास्ट इज बोथ क्या है, प्राइम कास्ट एंड कन्वर्जन कास्ट। तो आपका क्या है, आपका लेबर कास्ट, ये प्राइम कास्ट भी है और कन्वर्जन कास्ट भी है, इन दोनों के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या हो जाती है, वो भी मैंने समझा दिया कि जितनी भी कंपनी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की यूटिलिटी बिल हो गए, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी यूज़ होती है उनके ऊपर जो डिप्रिसिएशन आ जाती है, फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइज़र हो गया, जो भी क्लरिकल स्टाफ जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, वो सारा क्या हो जाता है, उनका सारा भी जो भी सैलरीज़ वगैरह है, एक्सपेंसेस है, जो कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, वो सारा क्या हो जाता है, इस हेड के अंदर आ जाए। इसको ओवरऑल कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने ये टर्म भी एक्सप्लेन कर दिया है, और इनका करेक्ट आंसर क्या है, वो ये है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कि प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाता है, टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ना, एंड गेटिंग इज रेडी फॉर सेल, वो क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में क्या आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, फिर क्या हो गया, आपका क्या होगा, लेबर आ गया, ठीक है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, और क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मिला के क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट बनती हैं, ठीक है। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा आ जाता है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहती है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है डिस्टेंस। फिर मैंने अभी ग्रुप में भी मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा था कि कंप्यूटर में स्पेशली आप क्या करें, जो शॉर्टकट कीज़ है ना, इसके ऊपर आप क्या करें, अभी फोकस करें, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने स्टूडेंट को गाइड किया है, ठीक है, कि आप इनके ऊपर क्या करें, स्पेशली क्या करें, वो फोकस करें, ठीक है। वो कंप्यूटर के अंदर तो बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सवाल बेसिकली ये पूछा गया था शॉर्टकट की में कि बताओ कि जो टेक्स्ट को, ठीक है ना, कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, ठीक है ना, ITALIC इटालिक करने के लिए, यानी किस में, MS ऑफिस में, ठीक है ना, MS ऑफिस में जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन जो है उसमें टेक्स्ट को, ठीक है ना, उसको इटालिक करने के लिए कौन सी बेसिकली क्या है, शॉर्ट की बेसिकली यूज़ की जाती है। ये सवाल 2020 के पास पेपर में बेसिकली आपका पूछा गया था, ठीक है। ये मैं वही से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, जब आप कंट्रोल प्लस क्या करते हैं, आई दबाते हैं, ठीक है, तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो बेसिकली आपका इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो टेक्स्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो इटालिक हो जाता है, कंट्रोल प्लस आई, ठीक है।
शॉर्टकट की पूछी गई थी वो ये था कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ की जाती है? तो डियर वो क्या हो जाते हैं, आप अलाइन करते हैं जस्टिफाई को, ठीक है, यानी जो भी अलाइनमेंट है ना वहाँ पर उसको जस्टिफाई करने के लिए बेसिकली कंट्रोल प्लस जे यूज़ किया जाता है। यानी आपका जो टेक्स्ट होता है ना, इस तरह एमएस ऑफिस में जब आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं कंट्रोल प्लस जे दबाती है ना, तो आपकी जो जो होती है ना सेंटेंसेज होती है वो एक जगह पे कंप्लीट हो जाती है। ये देखो इस तरह नहीं होती कि एक सेंटेंस इस तरह आ गया, ये एक सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बल्कि ये हो जाती है इस तरह बराबर हो जाती है, सेम इस तरह हो जाती है, ठीक है, कि हर सेंटेंस इससे बाहर कोई भी सेंटेंस नहीं निकला होता, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको अलाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल आप जब दबाते हैं तो सारे जो आपको जो टेक्स्ट होते हैं वो क्या हो जाता है, वो अलाइन हो जाता है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में बेसिकली क्या हो जाता है, वो आ जाता है, ठीक है। इस तरह बाहर नहीं निकला होता कि कोई टेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, कोई टेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, कोई टेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, नहीं, बल्कि एक सीक्वेंस में सब यहाँ पर आके एक जगह पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है। फिर ये सवाल पूछा गया था जीके से, ठीक है, कि आपका जो प्रॉफिट था, ठीक है ना, पीस बी अपॉन हिम, वो बेसिकली हाँ वो इनकी वफ़ात कब हुई थी, ठीक है ना, डेथ कब हुई थी, तो वो क्या था किस एज में इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना, तो वो 63 एज में के 63 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और उनका अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आपका एमसीक्यूज़ पूछा गया था कि वो किस उम्र में इनकी वफ़ात पा गए थे, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गाइस ये है उनकी वफ़ात कब होती, ठीक है ना, व्हेन ही डाइड, ठीक है ना, उनकी वफ़ात कब हुई थी, तो आप याद रखो कि 632, ठीक है ना, 632 और 8 जून था, ठीक है ना, उनकी बेसिकली उनको डेथ हो गई थी, ठीक है ना। और किसकी आर्म्स में, ठीक है ना, आर्म्स में, ठीक है ना, हाथों में उनको जो ना वो डेथ हो गई थी, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो हज़रत आयशा, ठीक है ना, के हाथों में उनकी जो ना क्या हो गई, रूप पर वास कर गई थी हज़रत आयशा, ठीक है ना, बिलाउड वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। और एक ये है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स कितनी थी, नंबर ऑफ़ वाइफ्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ वाइफ्स कितनी थी, तो आप याद रखो कि वो क्या है 11 थी, ठीक है, टोटल बीवियाँ की तादाद। पेडिएशन वो क्या हो जाते, बर्न कब हुए थे, ठीक है ना, वो पैदा कब हुए थे, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हुए, ठीक है ना। तो वो याद रखो कि कौन सा महीना था, कि वो क्या था, रबीउल अव्वल, ठीक है ना, रबीउल अव्वल का महीना था, कौन सा, 12 रबीउल अव्वल का महीना था। ये रबीउल अव्वल महीना आप क्या करें वो जहन में रखें, और 11 हिजरी थी, ठीक है ना, जब आप पैदा हुए थे, बर्न हुए थे, ठीक है। और आपका जो फैमिली था, ठीक है ना, वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, आप बेसिकली कुरैश की फैमिली से बेसिकली क्या करते आप बिलोंग करते थे, ठीक है। मदर का नाम क्या था, आमीना था, फादर का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है ना। और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के क्या थे, 3 बेसिकली सन थे, और बेसिकली क्या थे, 4 क्या थे उनके डॉटर्स थे, ठीक है। सवाल पूछा गया था कि जो पाकिस्तान का जो फर्स्ट नोबल प्राइज़ था, ठीक है ना, फर्स्ट नोबल जो प्राइज़ था, प्राइज़ विनर था, ठीक है ना, किस में, फ़िज़िक्स में, वो बेसिकली वो कौन था, ये एमसीक्यूज़ पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट नोबल प्राइज़ विनर किस में, फ़िज़िक्स में, तो उनका नाम पूछा गया था, तो वो बेसिकली क्या था, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है ना, अब्दुल सलाम, ये उनका नाम था। और कब मिला था उनको, 1979 में उनको ये नोबल प्राइज़ क्या था, उनसे नवाजा किया था, ठीक है ना, लेकिन वो फ़िज़िक्स में था, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम। फिर ये जीके के साथ सवाल आया था कि एम्बेसडर, ठीक है ना, एम्बेसडर, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है ना, एम्बेसडर ऑफ हिंदू, ये इंक भी डाला है फिर भी काम नहीं कर रहा, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है ना, ये टाइटल बेसिकली किनको मिला था, ठीक है, ये टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये टाइटल किसको मिला था, वो क्या था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था, ठीक है ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल मिला था, ठीक है। सवाल जीके से पूछा गया था 2020 में कि कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम्स वास, वो क्या था, तो सुन ये ऑप्शन था, सी ऑप्शन था, ठीक है ना, वो उसका करेक्ट ऑप्शन था जो 2 नेशन थ्योरी थी, ठीक है ना, वो बेसिकली उनका मेन रीज़न था, ठीक है ना।
मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम का, टू नेशन थ्योरी था, ठीक है ना, जिसमें कि मुसलमान और जो हिंदू है वो दो अलग अलग कौमें हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपनी कल्चर है, ठीक है, अपना एक मज़हब है, ठीक है। तो ये उनका बेसिकली एक रीज़न था, ठीक है ना, टू नेशन थ्योरी अपनी सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो ये सारा टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस करता है, ठीक है, कि हिंदू और मुस्लिम दे आर टू सेपरेट नेशंस। और सर सैयद अहमद ख़ान ने इनको फॉरवर्ड किया था इस थ्योरी को, ठीक है, टू नेशन थ्योरी को। ये सुन, ये जी किसे आया था कि पाकिस्तान का, ठीक है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको इनको लागू कब किया गया था, ये सवाल आ गया था, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, तो वो बेसिकली कब इनको इन्फोर्स किया गया था, उनको लागू किया गया था उनको, ठीक है। तो वो क्या था, 23 मार्च, ठीक है ना, 23 मार्च 1956 को उनको लागू किया गया था, ठीक है। अब मैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उनको भी आप नोट डाउन करें। ये पाकिस्तान का जो ना वो सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था उनको कब लागू किया गया था, कब इन्फोर्स किया गया था, तो वो क्या था, 8 जून, ठीक है ना, 8 जून 1962 को उनको इन्फोर्स किया गया था। फिर आ जाता है थर्ड जो पाकिस्तान का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन था, उनको बेसिकली कब क्या कहते हैं, उनको इन्फोर्स किया गया था। तो आप याद रखो कि वो क्या था, 14 अगस्त, ठीक है ना, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, 14 अगस्त 1973 को उनको इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। और ये फिर आ जाते हैं कि इसमें नेशनल असम्बली ने उनको अप्रूवल कब दिया था, ठीक है ना, यानी 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नेशनल असम्बली ने कब अप्रूवल दिया था, नेशनल असम्बली से कब पास हुआ था, तो वो क्या था, 10 अप्रैल, ठीक है ना, वो क्या था, 10 अप्रैल क्या था, और 1973 को असम्बली ने उसको अप्रूवल दी थी 10 अप्रैल, और उन्होंने अब अप्रूव किया था। और 14 अगस्त 1973 को आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, इन्फोर्स हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये हो गया और ये हो गया, ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, और ओरिजिनली ये MCQs आपसे पूछा गया था, ठीक है, 2020 की जो पेपर हुआ था। फिर 2020 में आपसे एक स्पेलिंग की करेक्शन के हवाले से पूछा गया था, ठीक है, याद है, मैंने इसके ऊपर एक पूरे 5 ही वीडियोज़ बेसिकली मैंने बनाई हैं और मैंने बहुत अच्छी तरह इनको कवर किया है, ठीक है। तो मैंने इसलिए कवर किया था कि पास में से कुछ भी आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि अंग्रेज़ी के पेपर में आपकी वोकेबलरी होगी, ये तो है कन्फर्म है, ये फ़िक्स है, ठीक है, ये आएगी, ठीक है। और फिर क्या होगी, आपकी जो कंप्रीहेंशन है, ठीक है ना, कंप्रीहेंशन जो आपको एंड में पैराग्राफ देखिए जो आखिर में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ये तो आएंगे। बाकी कम्बिनेशन क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। अब देखो 2022 में क्या था, थोड़ा 2020 में ये स्पेलिंग करेक्शन से सवाल आए थे, 5-6 आए थे, लेकिन 2023 का पेपर था, 2024 का पेपर था, वहाँ पर ये नहीं आए थे, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन, इसके अलावा इनके अलावा क्या हो जाती है, बाकी चीज़ें चेंज होती रहती, कभी एक दे दिया जाता है, कभी दूसरा नहीं दिया जाता, ठीक है ना, इस तरह क्या होता है। लेकिन ये चीज़ें क्या है, आपकी फ़िक्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ज़रूर करें। स्टूडेंट ने इसको इतना ज़्यादा वो लिफ्ट नहीं कराई थी इन वीडियोज़ को, लेकिन आप कर लें, टेस्ट में कोई भी जना वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बनाई थी कि ये मे भी वो आपसे जना वो पूछ लें, ठीक है। अच्छा डेट सुनो, अब ये क्या था, इनका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, RENASANCE, रीनेजेंस। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, ना सी है, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये है RENAISSANCE, ठीक है, रीनेजेंस, या इसको कहते हैं रीबर्थ कहा जाता है, ठीक है ना, जो आपका रीबर्थ इसका मीनिंग है, ठीक है ना, रीबर्थ। ये बेसिकली एक जो यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है, इसके अंदर एक पीरियड था, ठीक है ना, उसको बेसिकली इसको रीनेजेंस पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको ये करेक्ट स्पेलिंग था, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था, फाइंड वर्ड दैट इज़ मिस स्पेल, ठीक है, ये भी मिस स्पेलिंग से आया था, ठीक है ना। स्टेडियम, ये भी करेक्ट है। कंपटीटर, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन ये क्या था, एथलेटिक का स्पेलिंग नहीं है, रादर एथलेटिक का क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, ATHLETIC, ये एथलेटिक का करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर से आया था, क्वेश्चन से, अ डक ऑन एवरेज लेज मोर देन ऑफ हैन इन अ ईयर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, अ डक ऑन एवरेज लेज 30 to 40 लेसर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो सी क्या था, वो करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है ना। जो डक होता है वो 30 या 40 जो एग्स है वो मोर है, ठीक है ना, वो
हैंड से 30 और 40 ज़्यादा बेसिकली अंडे क्या करती है वो देती हैं, ठीक है। तो आपका जो सी दिया था वो करेक्ट ऑप्शन। ये अब हमारी इस वीडियो का लास्ट सवाल है, ठीक है। इसका पार्ट सेकंड में बाकी मैं करवाऊँगा, ठीक है। जो वीट है इसका लार्जेस्ट, ठीक है ना, वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। वीट गंदम जो है, ठीक है। तो बेसिकली उसका आंसर क्या है डेस्टिन, वो उसका चाइना क्या है, वो लार्जेस्ट बेसिकली क्या है वो कंट्री है वीट की प्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है ना। फिर डेस्टिन एक होता है कॉटन, ठीक है ना, वो भी शायद मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, ये लेटेस्ट डेटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कब का मैं बता रहा हूँ, ये मई 2024 मई का ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। कॉटन का जो लार्जेस्ट जो ना प्रोड्यूसर है वो क्या है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, वो क्या है इंडिया है, ठीक है, पूरे क्या है वर्ल्ड में, वो आप याद रखो, ठीक है ना। पाकिस्तान कौन से नंबर पे है, ये भी लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। कहीं पे 7th लिखा हुआ है, वो बहुत पहले था, ठीक है ना। अब ये लेटेस्ट डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्या है कॉटन के हवाले से 5th क्या होता है वो लार्जेस्ट, ठीक है ना, 5th लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है इन दी वर्ल्ड, ठीक है ना, कॉटन के हवाले से, ठीक है। पाकिस्तान आजकल जो है ना वो क्या हो रहा था, काफ़ी इसकी प्रोडक्शन में कमी आई है, 8 to 9, ठीक है ना, 8 to 9 मिलियन जो बेल्स है, ठीक है ना, वो बेसिकली कॉटन की बेसिकली प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। वो ये क्या है 5th लार्जेस्ट है, ये मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या था, पहले 7th नंबर पे था, लेकिन अब वो 5th पे हैं, ठीक है। और कहीं पे 4th पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो 4th से ये करेक्ट डेटा है 5th पे हैं, ठीक है। और इंडिया क्या वो लार्जेस्ट है कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से, इंडिया कोई तकरीबन 37 इशारिया समथिंग जो ना वो 37 मिलियन बेसिकली बेल्स वो प्रोड्यूस करते हैं सालाना, जबकि पाकिस्तान 8 से 9 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस करता है सालाना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, सुनने का बहुत शुक्रिया। ये हमारा बेसिकली पार्ट फर्स्ट था, ठीक है ना, 2020 का जो पास पेपर है, इसका पार्ट सेकंड मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। और इसका लिंक क्या होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर क्या होगा इसका लिंक मिल जाएगा, या मैंने पास पेपर के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं इसका लिंक दे दूँगा इस वीडियो का, इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूँगा, वहाँ पर फिर क्या होगा इस पास पेपर वाली प्लेस के अंदर आपको ये वाले मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।